अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रियांश ने, खरेश्वर, महाराष्ट्र, इंडिया से। वो कहते हैं, ये कहानी तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी, लेकिन उसके बाद जब इस कहानी की तस्दीक की तो पता चला कि ये एक सच्ची कहानी है। और उसके बाद फिर ये कहानी मुझे हमेशा से याद रहती। मैं इसके बारे में सोचता, और जब से आपकी कहानियां सुनना शुरू की है कि तब लगा आप जिस अंदाज में समा बांधते हैं, कहानी सुनाते हैं, यकीनन जब आपके मुंह से वही दादी की सुनी हुई कहानी को दोबारा सुनूंगा तो मुझ समेत तमाम लोग उस दौर की उस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। ये कहानी है सैफ की। सैफ अपने बाप की अकलौती औलाद था। जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया तो उसको जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वालिद ने फैसला किया कि मुझे इस बच्चे को पालना है। अगर मैं शादी कर लेता हूं, हो सकता है कोई और औरत इसको मां का प्यार ना दे सके। सैफ इंतहाई अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। हसीन और जमीन तो नहीं था, लेकिन जो भी एक दफा देखता उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकता। वक्त के साथ वो बड़ा जब हुआ, स्कूल छोड़कर कॉलेज जाना शुरू हुआ तो उसका बाप बीमार पड़ गया। एक जो जमा पूंजी थी वो उसकी बीमारी पे लगना शुरू हो गई। वो अपने कॉलेज को छोड़ के ज्यादा तवज्जो बाप पे देने लगा, लेकिन जमा पूंजी भी खत्म हो गई और जो रिश्तेदार थे किसी ने मदद ना की। यहां तक कि वालिद के जितने दोस्त वगैरह भी थे उनमें से भी कोई खास आगे ना आ सका। और जो बीमारी उस स्टेज को पहुंच गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये कुछ दिनों के मेहमान हैं और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, तो वहीं पे उनके वालिद के एक बहुत पुराने दोस्त जो एक दूर के गांव में रहते थे, इस अंदाज में उनसे मुलाकात हुई। और उनको जब उसने अपने वालिद के बारे में बताया तो ना सिर्फ शदीद परेशान हो गए, बल्कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, वालिद की बीमारी पे जितना भी खर्चा होगा वो करेंगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। घर किराए का था, जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी और मैं खाली हाथ खड़ा था। जाऊं तो कहां जाऊं? मालिक मकान ने घर खाली करने के लिए कह दिया था। मैं तो कॉलेज पढ़ रहा था, अभी काम भी शुरू नहीं किया था, किराया कहां से देता? वालिद साहब के वही दोस्त जिनका नाम था जुबैर, उन्होंने कहा, अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। वो एक इंतहाई मेहरबान और इंतहाई शफकत करने वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और उस दूर दराज के गांव चले गए। जब मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो मुझे उम्मीद थी कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब होंगे, मैं कैसे रहूंगा उनके साथ। लेकिन ये देख के हैरान रह गया, वो एक ऐसे घर में रहते थे जहां पे उनके सिवा कोई भी नहीं था। मैं हैरत से उस घर को देख रहा था कि वो मुझसे बोले, सैफ, मैंने शादी नहीं की। बस कुछ वजूहात ऐसी थीं जो तुम्हारे बाप को तो पता थी। हम जवानी में बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं एक लड़की से प्यार करता था और उस प्यार में नाकामी की वजह से मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगर तुमसे शादी ना हुई तो किसी से नहीं करूंगा। उस लड़की ने दगा दिया, बट मैंने अपना वादा निभाया। मैंने शादी नहीं की, लेकिन दोस्तों से सबसे इतना दूर चला गया क्योंकि तुम्हारा बाप और बाकी दोस्त बार बार एक ही जिद करते थे, शादी कर लो, और मैं शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए उस शहर को छोड़ के इस दूर दराज के गांव में आके आबाद हो गया और जिंदगी खामोशी से गुजारने लगा। रेलवे में मुलाजिम हो गया और यूं गुजर बसर बहुत अच्छी होने लगी। इस गांव से थोड़े ही फासले पे जो एक रेलवे स्टेशन मौजूद है,
वहीं पे मैं नौकरी करता हूं। औलाद तो कोई है नहीं, खुदा ने तुम्हें औलाद की सूरत में मेरे पास पहुंचा दिया है। आज से तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब काम करूंगा और अपने बाप का हाथ बटाऊंगा। जुबैर साहब बोले, बाप के होते हुए बेटा क्यों काम करेगा? तुम्हें पढ़ना है, अपनी तालीम को मुकम्मल करना है। अपनी तालीम को मुकम्मल करो, उसके बाद जो तुम्हारा मन चाहे करना। इसलिए हां, यहीं इसी गांव में मेरे साथ रहोगे। कॉलेज जाने के लिए इस गांव की सिर्फ 2 ही बसें आती हैं, क्योंकि तुम देख चुके हो यह दूर दराज मौजूद एक छोटा सा गांव है। पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। एक बस सुबह आती है और एक बस वहां से सवारियां लेके शाम को पहुंचा देती है। एक सुबह यहां से चलती है, एक शाम को इस गांव से बस चलती है। 2 टाइम है। इसी तरह 2 टाइम ही पहुंचते हैं वापस यहां पे। तुम बेटा कॉलेज जाओगे, अपनी तालीम मुकम्मल करोगे। बस ये है, तुम्हें बस के जरिए जाना होगा, लेकिन अपनी तालीम को जारी रखोगे। उनकी उस शफकत पे मैंने जहां शुक्र अदा किया, वहां पे खुदा का भी शुक्र अदा किया कि बाप के बाद एक और शफकत भरा हाथ मेरे सर पे आ गया था। अब मैं सुबह सुबह नाश्ता करता घर से रवाना हो जाता। अकलौती उसी बस का इंतजार करता और बस पर बैठकर शहर पहुंच जाता। कॉलेज में मैं दाखिला ले चुका था। सारा दिन कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी होती तो काफ़ी देर बैठ के बस का इंतज़ार करना पड़ता और वो अकलौती बस मुझे लेकर गांव में दाखिल हो जाती और मुझे गांव में उतार देती। लेकिन जहां पे बस का अड्डा बना हुआ था, वहां से फिर मुझे पैदल चल के घर तक आना होता। गांव पे उस बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए मेरे घर से 2 रास्ते जाते थे। एक बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन वो एक पुख्ता सड़क की सूरत में था। पुख्ता से मुराद एक चौड़ी सड़क थी, मतलब सीमेंट की वो जो बनी होती है बजरी की, उस तरह तो नहीं थी, लेकिन एक इस तरह की खुली सड़क बना दी गई थी जिसपे बैलगाड़ी, गाड़ी, चीजें गुजर सकती थी। और दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता था जो खेतों के बीच में से गुजर के जाना होता था। तो फिर मैंने उस शॉर्टकट रास्ते को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जरिए मैं जल्दी उस गांव के अकलौते बस स्टॉप पर पहुंच जाता था। जिंदगी अब सुकून में आ गई थी। कॉलेज, कॉलेज से घर। और मैं जब बस पे सवार होता तो बस इंतहाई खतरनाक रास्तों से गुजरती हुई एक पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस करती और उसके बाद फिर से एक नॉर्मल सफर शुरू हो जाता। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरीके याद है जब मैं घर से रवाना हुआ और मैं खेतों के रास्ते चलता हुआ जा रहा था, तो एक ऐसा रास्ता जो पगडंडी की सूरत में था, इर्द गिर्द काफी दरख्त बने हुए थे, वहीं पे मुझे एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। सैफ, सैफ। मैं चौंक सा गया। जी, मेरे मुंह से निकला, लेकिन मैंने मुड़ के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अब मैं इर्द गिर्द खड़ा होकर देखने लगा कि 2 दफा मेरे नाम को पुकारा गया है। ये मेरा वहम नहीं है, वाकई मेरे नाम को पुकारा गया है। किसने पुकारा है? मैं ये खड़ा सोच ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। यह आवाज एक दरख्त के पीछे से आ रही थी। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। क्या? आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा? क्यों? और मैं चलता हुआ उसी दरख्त के पीछे चला गया जहां से आवाज आई थी। जिसने मुझे यह कहा था आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे, आवाज तो मैंने क्लियर सुन ली थी, लेकिन उसका वजूद, उसका चेहरा, उसका जिस्म वहां पे नहीं था। कौन हो तुम और मैं कहां से इसकी तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूं? मेरी दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो गई। मेरे लिए हैरानकुन था। एक आवाज को मैं सुन पा रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। मैं ऊपर कभी दरख्त पर देखता, कभी नीचे देखता, इधर इधर चौंक रहा था।
दिल से आवाज आई, दौड़ो, भाग जाओ यहां से। और मैंने उसी वक्त जैसे ही भागने के लिए कदम बढ़ाए तो एक आवाज आई, सुनो। वो आवाज के अंदर ऐसा जादू सा था कि मैं रुक सा गया, मेरे पांव थम से गए और मेरे कानों में आवाज आई, अगर आज कॉलेज नहीं जाओगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत सी आ गई। कांपती हुई आवाज के साथ मैंने कहा, अगर चला जाऊंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मैंने पढ़ना है, कॉलेज जाना है, तुम कौन हो और मुझे क्यों कॉलेज जाने से मना कर रही हो। तभी उसी लड़की की आवाज फिर से आई, बस कह दिया ना, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसी लम्हे ऐसा लगा जैसे वो दरख्त जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ था, पूरा दरख्त जोर जोर से हिलना शुरू हो गया है। इतने जोर से वो दरख्त हिला कि मुझे बाकायदा चक्कर आने शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था मेरा सर भी उस दरख्त की तरह घूम रहा है और मैं गिर गया। मैं जब नीचे गिर गया तो मेरी आंखें इस अंदाज में बंद हो गईं कि अब मैं बेहोश हो चुका था। कितनी देर मैं वहां पड़ा रहा। वहां खेतों में किसी का आना जाना भी कम था क्योंकि वो रास्ता तो नहीं था, मैंने उसको रास्ता बनाया हुआ था। मुझे कोई भी ना देख सका। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं जमीन पर लेटा हुआ हूं। मैंने अपने आप से सवाल किया, मैं ये कहां हूं। अरे ये तो मैं जमीन पर लेटा हूं। अंधेरा हो चुका था। एकदम से मैं उठ के बैठ गया। ये मैं यहां क्या कर रहा हूं। मैं एकदम से उठ के खड़ा हो गया और मुझे वो सारी बातें याद आ गई कि मुझे कुछ एक आवाज आई थी। उस आवाज ने मना किया था, कॉलेज मत जाओ, और मैंने कहा था अगर जाने में क्या कयामत आ जाएगी। ऐसी बातें हुई थी और उसके बाद मेरा सर घूमा था। कौन थी वो, क्यों मुझे रोकना चाहती थी कॉलेज जाने से। और फिर मैं बेहोश हो गया। मैं वहां से खड़ा हुआ। अब यकीनन मेरे कदम खुद ब खुद घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उठा और मुड़ने लगा तो मेरी निगाह दरख्त के एक हिस्से पे पड़ी। वहां पे एक सफेद कलर का सांप मौजूद था। उस सांप के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर ब्लैक यानी काले रंग के निशान लगे हुए थे। इतना खूबसूरत सांप, जैसे चमकता हुआ सफेद सांप, और उसके ऊपर काली धारें लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। उस सांप को मैंने देखा, वो दरख्त के ऊपर जा रहा था। मैं जल्दी से वहां घर की तरफ रवाना हो गया। मैं चलते चलते घर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचा तो एक ऐसा मंजर मेरा मुंतजिर था जिसको देख के मैं भी एकदम परेशान हो गया। काफी लोग मेरे घर के बाहर जमा थे। मैं रास्ता बनाता हुआ अंदर चला गया तो क्या देखता हूं, मेरे वालिद साहब जुबैर, जिनको अब मैं वालिद का दर्जा देता था, वालिद साहब ही कहता था उनकी ख्वाहिश पे कि तुम मेरे बेटे हो, आज से मुझे वालिद कहा करो। मैं उनको वालिद साहब ही कहता था। वो धाड़े मार के रो रहे थे। कुछ लोग उनको दिलासा दे रहे थे। और मैंने अपने वालिद को जब यूं रोते हुए देखा तो मैं एकदम खुद भी परेशान हो गया। और कुछ गांव के लोगों ने मुझे देखा तो यूं चौंक पड़े कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। मैं उन सबको देखता हुआ अपने वालिद के करीब गया और उनको मैंने कहा, बाबा क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं। वो जो धाड़े मार कर रो रहे थे, उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, चौंक के मेरी तरफ देखा तो एकदम से रोना बंद कर दिया और मुझे टिकटिकी बांधे देखते रहे। और उसके बाद बोले, तुम मेरे बेटे जिंदा हो। सैफ तुम जिंदा हो। और मेरे गले लग गए। शुक्र है मेरे खुदा का, मेरा बेटा जिंदा है। शुक्र है मेरे खुदा का। और वहां खड़े तमाम लोग जो दुखी हालत में थे, सबके चेहरों पे एक खुशी नजर आनी शुरू हो गई कि मेरे जिंदा होने की खबर सबके लिए बेइंतहा खुशी का बायस थी। और वहीं पे मौजूद गांव वालों ने कहा, तुम कैसे बच गए। वो बस जो अकलौती बस गांव से सुबह सबको लेकर जाती है, वो बस तो खाई में गिर गई थी।
और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जितने भी लोग उसके अंदर मौजूद थे सब मारे गए। ये खबर जब गांव वालों तक पहुंची तो सब अपने अपने प्यारों को ढूंढने के लिए उस खाई के नीचे गए और सबको अपने अपने प्यारों की लाशें मिल गईं। लेकिन तुम्हारी लाश नहीं मिली थी, शायद तुम्हें कोई जंगली जानवर अपने साथ ले गया था। इसलिए जब सबको यकीन हो गया कि बाकियों के प्यारे मर चुके हैं तो जुबैर साहब का भी जो अब मुंह बोला बेटा है सैफ, वो भी मर चुका है। लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हो रही है। तुम कैसे बच गए? उसको वो सारा मंजर याद था। एक आवाज ने उसे रोका था, आज तुमने नहीं जाना, और ना सिर्फ मना किया था बल्कि शायद उसको बेहोश भी कर दिया था। वो जाना चाहता था, पहले वो डरा था, आवाज से खौफजदा हुआ था, लेकिन बाद में उसने कह दिया था नहीं मैं जाऊंगा। उसकी आवाज में इस तरह की जिद थी, क्या मैं जाके रहूंगा। तो यकीनन उसने उस पर कुछ ऐसा कर दिया था कि वो बेहोश हो गया था। और अब जब सारे कह रहे थे तुम कैसे बच गए, क्या तुम बस पे नहीं गए, तो उसने कहा मैं लेट हो गया था और मैं जब पहुंचा तो बस निकल चुकी थी। और फिर मैंने कहा ठीक है, बस तो आज चली गई है, कॉलेज तो नहीं जा सकता। फिर मैं घूमने फिरने निकल गया। उसने वो वाली बात किसी को नहीं बताई कि अगर ये बात बता दी लोग अजीब समझेंगे कि क्या कह रहा है, पागल हो गया है, ऐसी बातों पे कौन यकीन करेगा। कुछ नया मसला ही ना हो जाए कि जहां सब मर चुके थे कि मैं जिंदा क्यों बच गया हूं। मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, कैसे तुम्हें किसी ने कह दिया, क्या हुआ। तो वो खामोश रहा। अब वो इसी तरह फिर से अपने कॉलेज को जाता, लेकिन उस रास्ते से गुजरते हुए उस दरख्त को रोज देखता जहां वो गिरा था, जहां बेहोश हुआ था, जहां वो सांप भी जो सफेद कलर का जिसके ऊपर काली धारियां सी थी नजर आया था, और वहीं पे ही एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी। वो इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन फिर उसको वहां पे कुछ भी नजर ना आया। एक दिन इसी तरह वो उठा, वाले साहब पहले ही ड्यूटी पे थे, रेलवे में मुलाजिम थे, वो चले जाते थे। उसने नाश्ता वगैरह किया, कॉलेज के लिए घर से निकल पड़ा। उन्हीं खेतों से गुजरते हुए जा रहा था, बस के अड्डे तक वो पहुंचना चाहता था ताकि बस पे सवार होकर कॉलेज जा सके कि उसको थोड़े ही फासले पे एक लड़की जिसने इंतहाई सफेद कलर की हसीनो जमील किस्म की साड़ी पहनी हुई थी, उसने माथे पे बिंदिया बहुत बड़ी लगाई हुई थी, बला की खूबसूरत थी, इंतहाई हसीनो जमील थी, इतनी हसीन कि उससे पहले उसने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। और जो उसने लिबास पहन रखा था सफेद कलर का साड़ी, ऐसा जर्क बर्क, ऐसा खूबसूरत, ऐसा कीमती लिबास भी उससे पहले उसने नहीं देखा था। यकीनन वो किसी बहुत बड़े घर की बेटी थी, अमीर कबीर घर की बेटी। उसके करीब से गुजरने लगा, लेकिन उसने देखा कि वो जमीन पर बैठी हुई है और उसके पांव के अंदर कांटा चुभा हुआ है। वो उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रही है। उसे लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसके करीब गया और उसे बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे को उठा के उसकी आंखों में देखा तो वो तो सांस लेना ही भूल गया। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, होंठ पंखड़ियों की तरह, और इतनी हसीनो जमील वो लड़की, वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। तो एकदम बोली, मेरा पाँव में कांटा लगा है, क्या तुम इसको निकाल सकते हो? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। वो जैसे होश में आ गया, बोला हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसने उसके पांव से कांटा निकालने की कोशिश की और थोड़ी ही देर के बाद पांव से कांटा तो निकल गया, लेकिन वो नर्मो मुलायम हसीनो जमील ऐसा पांव, जिस तरह वो फिल्म का डायलॉग भी है, ये पांव जमीन पर मत रखना मैले हो जाएंगे, ऐसे ही हसीनो जमील उसके पांव थे कि उसका हाथ अभी तक पांव को पकड़े हुए था। कांटा निकल चुका था, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि इस पांव को छोड़ना भी है। तभी उसकी आवाज आई, कांटा निकल चुका है, मेरा पांव छोड़ दो। और वो एकदम से जैसे होश में आ गया, उसने पांव को नीचे रख दिया। और वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करना शुरू हो गई। और वो शर्मिंदा सा हो गया कि मैं उसके पांव को पकड़ के इस तरह घूरे जा रहा था कि अगली को कहना पड़ा भी कांटा निकल गया है, अब तो पांव को छोड़ दो। वो शर्मिंदा सा हो गया।
उस हसीनो जमील लड़की ने देख लिया कि अब वो शर्मिंदा हो गया है, तो वो बोली, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरा नाम नीना है, और तुम्हारा क्या नाम है? वो बोला, मेरा नाम सैफ है। सैफ, कहां जा रहे हो? मैं कॉलेज के लिए मैं जा रहा था। अच्छा, पढ़ते हो? जी, मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। वो उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। और उसी वक्त उसका शुक्रिया अदा करके वो मुड़ सी गई, जैसे कांटा निकल चुका था। वो जाने लगी। वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। वो अभी तक उसके हुस्न जमाल में ऐसा खोया हुआ था, ऐसा हसीन मंजर, ऐसी खूबसूरत लड़की, ऐसा जर्क बर्क लिबास, और उसके जिस्म से आने वाली वो बेहतरीन किसी किस्म की खुशबू जो उसने लगा रखी थी, उस खुशबू के सहर में वो ऐसा दीवाना सा हो गया। वो खुशबू, वो हसीना, वो उसका लिबास। वो 4 से 5 कदम चली होगी कि फिर से रुक गई। वो उसी की तरफ ही देख रहा था जो सामने वापस मुड़ चुकी थी। वो रुक गई और मुड़कर पलटी और उसकी तरफ देखकर कहा, सैफ, किस्मत में जो लिखा होता है वो हमेशा होकर रहता है, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलती हूं। और वो आगे की तरफ बढ़ गई। वो खेतों के अंदर दाखिल हो गई और वो खड़ा एकदम से होश में आ गया कि ये मुझे क्या कह के गई है। किस्मत में जो होता है वो होके रहता है, चाहे अच्छा या बुरा। मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे किसके लिए तैयार रहना चाहिए? ये तो अधूरी बात है। वो एकदम भागा उसके पीछे, उसको ढूंढने के लिए। वो आगे गया, लेकिन वो शायद कहां चली गई थी। इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं पे कुछ नजर ना आया। अरे, ये कहां चली गई? शायद मैंने सोचने में इतनी देर लगा दी कि इतनी देर में वो चली गई। मैं उसके शहर में, उसके जादू में, उसकी खूबसूरती में, उसकी खुशबू में, उसके जर्क बर्क लिबास में ऐसा खो गया था, ऐसा दीवाना हो गया कि जुमले कह के वो तो चली गई और मैं कितनी देर वहां पे खड़ा रहा। अब जब होश आया और पूछने के लिए गया, भाई पूरी बात तो बताओ, तो वो जा चुकी थी। वो खैर कॉलेज की तरफ रवाना हुआ, लेकिन आज इतनी देर हो गई थी कि हकीकत में बस जा चुकी थी। इसका मतलब है आज उसको इतना टाइम लग गया था उससे बात करते हुए, इसलिए तो उसको नजर नहीं आई थी कि उसके शहर में कितनी देर वहां पे खड़ा रहा था कि वो वहां से चली गई थी। जब बस के अड्डे पे बस ना मिली तो वो घर के लिए रवाना हुआ। सोचा आज घर पे ही वक्त गुजारूंगा। उसको घर में तकरीबन कोई 6-7 घंटे हो गए थे कि बाहर एक शोर सा सुनाई दिया। बाहर निकला तो क्या देखता है कि बाहर एक एम्बुलेंस मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द खड़े थे, एक मरे हुए इंसान को बाहर निकाल रहे हैं। वो भी एकदम से पूछने लगा, कौन है? तो एक साहब आगे बढ़े और उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे बाप हैं। क्या? मेरे बाबा? हां। और एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक हकीकी बाप मर गया था और एक ऐसा बाप जिसने उसको पाला था, उस पे शफकत, उसके मेहरबानी करके उसको पढ़ा रहा था, वो भी इस दुनिया से चला गया था। उस स्टेशन मास्टर ने, जिसने उसे गले लगाया था, उसने कहा, तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल लेके जाते हुए ही रास्ते में दम तोड़ गए हैं। और फिर वो धाड़े मारकर रोता रहा। और तो उसका कोई था नहीं, लेकिन उसके वाले साहब जो जुबैर साहब थे, उनके जितने भी मिलने वाले थे, वो जो कुछ मुलाजिम थे, जो इर्द गिर्द के लोग थे, वो सब ने उसमें जनाजे में शिरकत की। और जब दफना चुके, सब चले गए, तो स्टेशन मास्टर ने उसे कहा, तुम्हारे वाले साहब ने कई साल रेलवे में मुलाजमत की है, तुम अगर उनकी जगह पे काम करना चाहो तो हमारे पास ये सीट खाली है, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जॉब लगवा दूंगा।
उस घर में जहां वो घर उसको काटने को दौड़ता, जहां पे एक बाप ही था वो भी उस शफकत से महरूम हो गया, तो उसने फैसला किया अब मैं पढ़ूंगा कैसे, जब पैसे ही नहीं होंगे। तो उसने फैसला किया कि मुझे नौकरी करनी चाहिए और सीधा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम्हें नौकरी दी जाती है और ये तुम्हारी तनख्वाह है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आगे बढ़ जाएगी। उसने कहा मेरी कौन सी फैमिली है जिसको मैंने पालना है, अकेला इंसान हूं बाबा की तरह, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और उसने कॉलेज छोड़कर नौकरी करनी शुरू कर दी। वो इसी तरह नौकरी करता रहा कि कुछ महीनों के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे कहा क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम हो तुम, सरकारी नौकरी है, तुम्हारी शिफ्टिंग की जा रही है, तुम्हें इस गांव से दूर फलां गांव के अंदर भेजा जा रहा है, तुम्हें वहां पे जाके रिपोर्ट करनी है। और वहां के स्टेशन मास्टर हैं रोहन, तुम उनके पास जाओगे और अब वहीं पे तुम्हारी रहने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। यकीनन अब उसका गुजर बसर उसी तनख्वाह पे ही होता था। कॉलेज तो वो छोड़ चुका था, सामान था ही क्या जिसको वह पैक करता, घर को किसी के हवाले करके जो वालिद का ही था। रहने के लिए वो सीधा उसी ट्रेन पे सवार होके उसी स्टेशन पे जाके उतरा, उसी गांव के स्टेशन पे जहां पे उसको रिपोर्ट करनी थी, और वहां पे जाके वो रोहन से मिला। रोहन ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है, फलां जगह पे रेलवे ट्रैक के साथ ही क्वार्टर मौजूद हैं, उसी क्वार्टर में ही तुम रहोगे, बाकी अपने खाने पीने का खुद इंतजाम करोगे और यहीं पे ये तुम्हें ड्यूटी देनी है। उसने कहा जी ठीक है। अब वो वहीं पे ड्यूटी देने लगा। वो अपना काम करता और जैसे ही रात होती वो अपना खाना वगैरह खा के अपने उस क्वार्टर पे जाकर सो जाता। एक रात वो अपने क्वार्टर पर सोया हुआ था कि एकदम से उसको आवाज आई। ये किस चीज की आवाज है? उस आवाज की वजह से वो जाग गया, और जैसे ही वो उस आवाज की वजह से जागा तो वो अपने बिस्तर से उठकर चलता हुआ बाहर आ गया। ऐसा लगता था जैसे उसके कानों में एक ऐसी सरगोशी की गई है जिसको वो सुन नहीं पाया, लेकिन वो सरगोशी क्लियर थी। अरे मैंने कुछ सुना भी नहीं लेकिन सरगोशी क्लियर थी, क्या है? वो उलझा हुआ पता नहीं क्यों चलता हुआ क्वार्टर से बाहर आ गया तो क्या मंजर देखता है कि वहां स्टेशन पे रात के इस पहर वो ट्रेन मौजूद है जिसको मौजूद नहीं होना चाहिए था। इस स्टेशन पे जितनी भी रूटीन की ट्रेनें आती थी उसमें मालगाड़ी शामिल नहीं थी। मालगाड़ी तो हफ्ते में 2 दफा आती थी, लेकिन रात के इस पहर तो कभी भी नहीं आई थी। वो चलता हुआ सामने आ गया और खड़ा देख रहा है कि मालगाड़ी रुकी हुई है और मालगाड़ी के ऊपर सामान लादा जा रहा है। उसने कहा मैं जब से नौकरी कर रहा हूं, मालगाड़ी का तो पता होता है किसी ने आनी है, और मालगाड़ी बेटाइम नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो हमारे स्टेशन पे मालगाड़ी का काम नहीं है। अगर कभी हुआ भी कोई बहुत बड़ा मसला तो थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, लेकिन यह तो लग रहा है काफी देर से रुकी हुई है। और उसी तरह देखते देखते उसकी निगाह पड़ी कि कुछ बड़ी बड़ी लकड़ी की बनी हुई बॉक्स हैं जिनको उठा उठाकर ट्रेन के अंदर रखा जा रहा है, और ट्रेन का स्टेशन मास्टर रोहन भी वहां मौजूद है। वहीं पे ही एक शख्स जिसने वो बड़ी सी उस लकड़ी की बनी हुई बास्केट को उठाया हुआ था, और वो रखने के लिए जैसे ही उसने ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका कदम लड़खड़ाया और उसने वो जो उठाई हुई थी लकड़ी की टोकरी सी, वो एकदम से धड़म से जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरी तो उसने देखा उसके अंदर असला था। एकदम से वो चौंक गया कि ये क्या है, और उसको आवाज आई विजय
ये क्या किया है तूने? क्या मरना चाहता है? तू चाहता है तू भी मरे और मैं भी मरूं? तू मेरा खास बंदा है, तू समझता भी है। बाकी देख किस तरह काम कर रहे हैं एहतियात के साथ, तू हमेशा बेएहतियाती करता है। देख तूने उसको नीचे गिरा दिया है, जल्दी से उठाओ इसको। तू मेरा खास बंदा ना होता मैं तुझे मार देता। तू जानता है ये छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा दे सकती है, तुझे भी मुझे भी। चौधरी साहब हम सबको मार डालेंगे, जल्दी कर। उसने उन गनों को, उन सामान को, चीजों को उठाया और उठाकर वापस उस टोकरी में, लकड़ी की बनी हुई जो वो थी बास्केट, उसके अंदर रखा और ट्रेन के अंदर रखना शुरू हो गए। वो अभी तक बुत बना खड़ा वहां पे ये देख रहा था, क्या ये लोग असला बेचते हैं? वो तो सोच भी नहीं सकता था, वो रोहन जिसको वो इंतहा का शरीफ समझा था, वो इस तरह के घिनौने काम में मुलव्वस है कि 2 नंबर काम कर रहा है। लेकिन उसी वक्त रोहन की निगाह सामने खड़े, दूर खड़े सैफ पर पड़ गई और सैफ ने भी देख लिया कि रोहन ने उसे देख लिया है और विजय ने भी उसकी तरफ इशारा किया और दोनों ने, विजय ने और रोहन ने, उसको देख लिया कि वो खड़ा देख रहा है। उन दोनों ने उसे पहचान भी लिया था, लेकिन वो तेजी से वापस अपने क्वार्टर के अंदर चला गया। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, उसको लगा ये क्या हो गया। एक तो वो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ 2 नहीं है, इनके पीछे कोई बहुत बड़े हाथ हैं, वरना अकेले तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। और ऊपर से उन्होंने मुझे देख लिया है कि मैंने उनको ये काम करते हुए देख लिया है, ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो रात को सो ही ना सका, जागता रहा इस खौफ के मारे कि किसी वक्त भी कोई दरवाजा खटकेगा या कोई उस पर हमला कर देगा, उसको मारने के लिए आ जाएंगे, उसको जान से मार देंगे। क्योंकि वो जानता था ऐसे कामों का नतीजा यही होता है, कोई देख भी ले तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन सुबह हो गई, किसी ने उसको कुछ भी ना कहा। वो जब सुबह रोहन के सामने पहुंचा तो रोहन ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसको वेलकम किया और अपने सामने बिठाया, उसके लिए चाय मंगवाई और कहा, सैफ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर आई है। तुमने चौधरी साहब का नाम तो सुना हुआ है? उसने सर हिला दिया। इस इलाके के बड़े चौधरी साहब थे। कहा उन्होंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया है, यहां जो तुम तनख्वाह ले रहे हो उससे डबल तनख्वाह पे। उनके पास एक सीट खाली थी और उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हें वहां पे भेज दिया जाए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुमने रात को देखा है, अगर चौधरी साहब को पता चल जाए कि किसी को इस राज के बारे में मालूम हो गया है तो वो उसको या तो रास्ते से हटा देते हैं या फिर उस पर मेहरबान होके उसको अपने पास रख लेते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसको रास्ते से ना हटाओ, बल्कि इसको मेरे पास भेज दो। मुझे वैसे भी एक बंदे की ज़रूरत है, यहां से जितनी तनख्वाह ले रहे हो इससे डबल तनख्वाह मिलेगी। वाकई वो एक बहुत बड़ी तनख्वाह थी, मैं भी सुन के हैरान रह गया, इतनी तनख्वाह। तो बोले अब तुम्हारी मर्जी है, या तो डबल तनख्वाह ले लो या इसी नौकरी पर रहो, लेकिन ये याद रखना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक मोहरा हूं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या फैसला है तुम्हारा? मैं कुछ देर खामोश रहा, कहा ठीक है चाय पी लो, इतनी देर में सोच भी लेना। वो अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं सोचता रहा कि ऐसे लोगों से मैं कहां पंगा ले सकता हूं, मैं एक कमजोर सा शख्स और ये ताकतवर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि रात के टाइम इस तरह एक पूरी मालगाड़ी को रोका हुआ है और मालगाड़ी आई है, तो ये कितने बड़े लेवल का काम होगा। मुझे बेहतर है फिलहाल चौधरी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए और जैसे ही मौका मिले तो यहां से भाग जाना चाहिए, अपना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। फिलहाल बेहतर यही है, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। उसको कहा गया ठीक है, अब तुम एक काम करो, आज शाम को ही वहां पर पहुंच जाओ। उसने शाम को रास्ता बता दिया था। थोड़े ही दूर फासले पर चौधरी की वो हवेली थी, बहुत बड़ी। अभी शाम होने वाली थी, अंधेरा फैलना शुरू हुआ था, मुकम्मल शाम नहीं हुई थी कि वो चलता हुआ हवेली की तरफ जा रहा था कि एकदम से उसके कानों में एक छन 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 की पाजेब पहने किसी की आवाज आई कि किसी के पांव में पाजेब है और पाजेब छन छन की आवाज पैदा कर रही है। वो रुक सा गया
वो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था। पाजेब किसी ने भी पहन रखी हो, उसका सर झुका रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस खुशबू को उसको लगा कि ये जिस तरह की खुशबू मैंने अभी सूंघी है, ये खुशबू मैं पहले भी सूंघ चुका हूं। एक ऐसी सूंघी हुई खुशबू जिसको वो याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन लगता था कि ये पहले भी मेरे दिमाग में इस तरह रच बस गई थी कि मैं इसको भूल नहीं सका। ये कैसी खुशबू है? वो उस खुशबू को सूंघता खड़ा वहां पे अंदाजा लगा रहा था कि सामने सफेद साड़ी पहने एक हसीनो जमील लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसी ने पाजेब पहन रखी थी और जैसे ही उसने लड़की को देखा तो एकदम से चौंक गया और उसको वो सारा मंजर याद आ गया। ये तो वही है जिसका मैंने कांटा निकाला था और इसने मुझे कहा था, मुड़ के कहा था, नसीब में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और उसी दिन ही मेरे बाप की मौत वाक़ई हो गई थी। इसने मुझे आगाह कर दिया था। मैं इसके पीछे भी गया था लेकिन वहां पे ये नहीं थी, चली गई थी। लेकिन इसने तो मुझे आगाह किया था। वो जैसे उसके सामने आके खड़ी हुई तो वो उससे बोला, तुम्हारा नाम नैना है ना? मुझे तुम याद हो। वो मुस्कुराई और बोली, हां मुझे भी तुम याद हो। सैफ हो ना? जी जी मैं सैफ हूं। वो बोली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं। तो एकदम से बोला, आपने मुझे उस दिन एक बात कही थी मेरे वालिद के बारे में, लेकिन आपने इशारों में कहा था कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। उसी दिन मेरे वालिद की मौत वाक़ई हो गई। आपको कैसे पता था इस बात का? वो बोली, बहुत सारी बातों का इंसान को नहीं पता होता और जब कोई बता दे तो उसके दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि मुझे कैसे पता था। बस ये ज़हन में रखो, मुझे बहुत सारी बातों का पता है। जैसे कि अभी तुम चौधरी की हवेली में जा रहे हो, तुम्हें नौकरी दी गई है ना, और तुम नौकरी के सिलसिले में जा रहे हो। जी जी। वो तुम्हें नौकरी नहीं दी गई, तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया है। आज ही रात कोई मुखबरी करेगा और चौधरी की हवेली पे पुलिस छापा मारेगी और उस छापे के दौरान तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसी चीजें तुमसे बरामद की जाएंगी, तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। और इसमें वो रोहन और विजय दोनों शामिल हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हां सैफ, मैं वही कह रही हूं जो मुझे पता है। और हां, आज वहां ना जाना। तो मैंने पूछा, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो भी तो रोहन जान जाएगा कि मैं वहां नहीं गया हूं। और तुम जानती हो ना मैं उनके राज से वाकिफ हो गया हूं। हां मुझे यह भी पता है तुम उनके राज से वाकिफ हो, तभी तो तुम्हें वो फंसाना चाहते हैं। तुम बेफिक्र रहो, रोहन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बाकी मामलात खुद ब खुद हो जाएंगे। तुम्हें आज नहीं जाना और ये परेशान ना हो कि तुम ना गए तो रोहन क्या करेगा, ये मुझ पे छोड़ दो। और हां, मेरी भी यहां पे एक हवेली है, तुम्हारा दिल करे तो 12 बजे के बाद उस हवेली में आ जाना। कहां पे है तुम्हारी वो हवेली? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम 12 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकल के खड़े होना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आज रात नहीं, कल रात। आज क्यों नहीं? मुझे आज मिलना है आपसे। कहा ना कल। चलती हूं, ये कहा और चली गई। उसने कहा, ये जो कह के गई है मैं भी तो अपनी आंखों से देखूं, ये माजरा है क्या? इसने मुझे पहले भी कहा था और आज फिर कुछ कह के गई है, ये क्या है? उसको कुछ समझ ना आ रही थी। वो चौधरी की हवेली के पास जाकर छुप गया कि दूर से मंजर को देख सके कि वाकई कुछ ऐसा होना है। और ऐसा ही हुआ। रात का एक खास पहर शुरू हुआ तो पुलिस की गाड़ियां आ गईं और वो सारे अंदर चले गए। वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो वहां से सीधा वापस स्टेशन की तरफ गया तो क्या देखता है, उधर रोहन को भी विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हैरान हुआ, रोहन और विजय क्यों गिरफ्तार हो गए? शायद उसने कहा था कि तुम रोहन की परवाह ना करना, क्योंकि उसने उससे पूछा था, मैं ना गया तो रोहन तो समझ जाएगा कि अगर रोहन ने ही मुझे फंसवाने के लिए ये सारा प्लान किया है और मैं नहीं जाता
तो ये तो रोहन को मालूम हो जाएगा। तो तभी उसने कहा था तुम रोहन की परवाह मत करना, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या उसने बंदोबस्त किया है कि रोहन और विजय भी गिरफ्तार हो गए हैं और चौधरी की हवेली से भी कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वो क्वार्टर पे तो गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। ये नैना कौन है, नैना के साथ क्या है, ये कैसे मुझे जानती है, कैसे मुझे बता देती है। कहीं ये वही नैना तो नहीं है जिसने पहली दफा मुझे दरख्त के पीछे से आवाज देकर कहा था आज कॉलेज मत जाना, और मैं फिर भी जिद कर रहा था तो उसने मुझे बेहोश कर दिया था और उस दिन बस खाई में जा गिरी थी। फिर ये नैना ही थी। हां, वो तो नैना थी जिसका मैंने कांटा निकाला था और उसने कहा था नसीब में लिखा होकर रहता है, और अब्बा इस दुनिया से चले गए। आज फिर से इसने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं गिरफ्तार हो चुका होता और सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं था, मेरे पीछे कौन आता छुड़वाने के लिए। वो इन्हीं सोचों में गर्क रहा कि सुबह के टाइम जाके उसकी आंख लग गई। सारा दिन वो बेचैन रहा क्योंकि वो चाहता था रात हो और वो नैना से उसकी हवेली में मिलने के लिए जाए। वो रात को बेचैनी से इंतजार करता रहा। जैसे ही उसने देखा घड़ी ने 12 बजाए हैं, 12:05 पे वो घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। तो उसने क्या देखा, थोड़े ही फासले पे नैना सफेद साड़ी पहने हुए जिस पे काले निशान हैं चलती हुई उसके पास आई और बोली मुझे उम्मीद थी तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, आओ मेरे साथ। वो उसको लेकर चलती हुई मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंची जो बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस अंदाज की पुरानी कि बदलते मौसमों के हालात ने, बारिशों ने, गर्मी ने, सर्दी ने उसके ऊपर ऐसा असर डाला था कि उसका रंग और रोगन, उसकी खूबसूरती मानित पड़ गई थी। वो एक खंडर की तरह लग रही थी। लेकिन शुरू का जो बड़ा सा गेट था वो आधा कायम था, गेट भी आधा टूट फूट का शिकार होकर नीचे गिरा पड़ा हुआ था। उसको लेकर बिल्कुल बिल्डिंग के सामने पहुंची, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर वो हवेली इंतहा की खूबसूरत थी। उस हवेली के अंदर वो सब कुछ मौजूद था जो एक इंतहा की खूबसूरत हवेली के अंदर, जो बड़ी अमीरों की हवेली होती है, उसमें होना चाहिए था। उसने जाके उसको सोफे पे बिठाया और उसके सामने बैठ गई। वो उसकी आंखों में देख रहा था, उस पे दीवानगी छाती जा रही थी। वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था और वो भी उसको इस तरह देख रही थी जैसे उसकी आंखों में भी मोहब्बत हो। वो दोनों उसी तरह एक दूसरे को कुछ देर खामोशी से बैठते रहे और एकदम से सैफ बोला क्या आपकी फैमिली भी आपके साथ रहती है? वो बोली नहीं, इस घर में मैं अकेली रहती हूं, मेरे साथ और कोई नहीं रहता। मुझे खुशी हुई तुम मुझे मिलने के लिए आए हो। कल मैं तुम्हारे खाने का एहतमाम करना चाहती हूं। कल का खाना मेरी तरफ होगा। आज सिर्फ हम बातें करेंगे। उसने कहा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हां बोलो, पूछो। तुमने मुझे क्यों बताया था? मेरे बाप की मरने की खबर दी थी और वो यकीनन तुम ही थी ना जिसने दरख्त के पीछे से भी आवाज दी थी कि आज कॉलेज मत जाना। हां, वो मैं ही थी, वो मेरी ही आवाज थी और मैंने ही तुम्हें कहा था कॉलेज मत जाना, क्योंकि तुम कॉलेज चले जाते तो उस दिन तुम उस बस में सवार होते जिसका हादसा होना था। तुम ये बातें पहले कैसे जान लेती हो? तुम कौन हो? वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली मैं जो भी हूं, क्या तुम्हें पसंद नहीं हूं? वो उसके शहर में डूब गया, उसकी मोहब्बत में, उसकी आंखों की उस कशिश में, उसके वजूद से निकलती उस खुशबू में, उस घर के अंदर जो खुशबू फैली हुई थी, उसकी जो महक, उसके वजूद से जो खुशबू आती थी, उसने जो इतर, जो परफ्यूम जो भी लगा रखा होता था, उसकी जो खुशबू होती थी वो तो निढाल सा हो जाता था, दीवाना सा हो जाता था। और वो बोला नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो फिर मेरे साथ बातें करो ना। वो दोनों बातें करते रहे। वो सवाल गोल कर गई और वो काफी देर इसी तरह बातें करते रहे। एक टाइम आया, उसने कहा अब तुम्हें जाना चाहिए, कल मैं तुम्हारा फिर इंतजार करूंगी। वो चला तो गया। अब उसका कहां काम को दिल लग रहा था, कहां वो कुछ करता। जैसे कैसे उसने अपनी ड्यूटी पूरी की
लेकिन रात की बेचैनी से इंतजार करता रहा और उसने कहा था 12 बजे के बाद आना, उससे पहले मुझे कहीं जाना है, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। 12 बजे जब उसके घर पहुंचा तो वो आज एक और तरह की साड़ी में मलबूस थी। वो हमेशा साड़ी पहन के रखती थी, सफेद कलर की साड़ी, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत लगती थी। आज भी वो इंतहा की खूबसूरत नजर आ रही थी और उसकी टेबल पे अनवाओ अकसाम किस्म के खाने मौजूद थे, जिसको देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उनकी ऐसी खुशबू आ रही थी कि वो सीधा उसको लेकर टेबल पर बैठ गई और कहा, शुरू करो। उसने जैसे ही खाना खाना शुरू किया तो वो उसको बैठ के देखती रही। वो उससे बोला, आप भी खाएं ना। वो बोली, नहीं, ये तुम्हारे लिए है, मैं खा चुकी हूं। तो बोला, ये तो ज्यादती होगी, मैं अकेला कैसे खाऊंगा, आपको मेरे साथ खाना होगा। वो बोली, मेरी सेहत देखी है मैं कितना कमजोर सी हूं, स्मार्ट सी हूं। मेरी सेहत का राज यह है मैं खाना बहुत कम खाती हूं, और खा भी लूं तो मुझे हजम नहीं होता, उल्टी आ जाती है। हां, मैं दूध जरूर पी लेती हूं। चलो, ये दूध तुम्हारे सामने रखा है ना, इसको जग में से निकालो, गिलास में डालो और अपने प्यारे हाथों से मुझे पिला दो। उसने दूध जग से निकाल के गिलास में डाला और गिलास उसके मुंह से निकाल लगा दिया। उसकी आंखें सैफ को देख रही थी और वो घटाघट घटाघट दूध पीती जा रही थी। इस अंदाज में दूध पी रही थी कि उसकी आंखें झपक नहीं रही थी। मोहब्बत भरी निगाहों से सैफ को देखती आंखें, और वो दूध पी गई और बोली, ये तुमने मुझे दूध नहीं पिलाया, तुमने मुझे अपना दीवाना कर दिया है। यकीन मानो, मैं जब से तुम्हें देख बैठी हूं तुम्हारी दीवानी हो गई हूं। अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, लेकिन अभी कुछ चीजों का तुम्हें इंतजार करना होगा। क्या? कैसा इंतजार? वो बोली, थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं तुम्हें बता दूंगी। वो काफी देर वहां पे रहा। वो उसके बालों में हाथ फेरती रही, वो उसके साथ बैठी रही। वो उसके करीब बैठकर इतना खुश था, वो अपने आप को दुनिया का हसीन तरीन, दुनिया का खुशकिस्मत तरीन, दुनिया का बेहतरीन इंसान समझ रहा था। यहां तक कि टाइम हुआ तो उसने कहा, मेरे भी सोने का टाइम है, तुम्हें भी जाना चाहिए। और वो घर आ गया, लेकिन अभी अंधेरा था, अभी रोशनी नहीं हुई थी। वो अपने फ्लैट के करीब अभी पहुंचने ही वाला था, पहुंचा नहीं था कि उसने देखा सामने रोहन और विजय खड़े हैं। इस अंदाज में कि उसको संभलने का मौका ही ना मिला। जैसे ही उनके करीब गया, उसने पहचाना कि ये कैसे आ गए, तो उन दोनों ने लपक कर उसको पकड़ लिया इस अंदाज में कि वो पहले ही से तैयार थे, रस्से से उसको बांध दिया। अब वो रस्से से उसके हाथ को बांध चुके थे। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था कि वो उसके हाथ बांध चुके थे। हाथ बांध के उसको नीचे जमीन पे बिठा दिया और कहका लगाता हुआ रोहन बोला, तू क्या समझा था कि तूने जो मुखबिरी कर दी और तू बच गया, तो तू समझा पुलिस हमें सारी जिंदगी के लिए अंदर ले गई है, अब तो हम बाहर ही नहीं आएंगे। अरे पुलिस के साथ तो हमारा वैसे ही याराना है, बस कुछ पैसे देने पड़े हैं, देख तेरे सामने आ गए हैं। लेकिन तुझे कहा था ना, चौधरी साहब के राज से जो वाकिफ हो जाए फिर वो जिंदा नहीं रहता। अच्छा था तू जेल में सड़ता, जेल चला जाता, वो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। अब देख तुझे मरना पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुझे किसने मारा है। मैंने तो तुझे बहुत अच्छी ऑफर दी थी कि राज जो भी जान लेता है चौधरी का, या मरता है या फिर काम पे लगता है, जेल में बच तो जाता। चल अब तैयार हो जा। उसने जेब से एक चाकू निकाला इस अंदाज में, उस चाकू को खोला और वो समझ गया अब वो उसकी गर्दन काटने वाला है। उसने विजय की तरफ इशारा किया, पकड़ इसको, मैं इसकी गर्दन काटूं। और वो चाकू लेके बिल्कुल उसके करीब जाने लगा तो विजय ने उसको पीछे से इस तरह पकड़ लिया, उसकी गर्दन को इस तरह दबोच लिया कि आराम से वो उसकी गर्दन पर छुरी चला सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जान चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है। कि उसी लम्हे उसने एक ऐसी आवाज सुनी जैसे किसी के गले के अंदर से घुटी घुटी आवाजें निकलती हैं, ओ, 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 ऐसी आवाजें। उसने आंखें खोली तो क्या देखता है, एक सफेद कलर का सांप है जिसके ऊपर काली धारियां लगी हुई हैं। उसने
रोहन जिसके हाथ में चाकू था उसके गले के इर्द गिर्द ऐसे लिपटा हुआ है, इतनी जोर से उसके गले को कस रहा है कि वो जो चाकू था उसके हाथ से गिर गया और उसका सांस बंद होता जा रहा था। इससे पहले कि वो जो पीछे खड़ा विजय जिसने उसको पकड़ रखा था वो आगे बढ़ता, वो करीब गया कि सांप से उसको छुड़वा सके, तो सांप ने उसी वक्त विजय को डस लिया। रोहन के वो गले में इस तरह पड़ा हुआ था कि रोहन का गला दबा रहा था सांप, और विजय को उसने डस लिया। जैसे ही विजय को उसने डसा, विजय जमीन पे गिरकर तड़पना शुरू हो गया। उसने उसका गला छोड़ा और रोहन को भी डस लिया। देखते ही देखते रोहन का वजूद भी कांपना शुरू हो गया और कांपते कांपते वो भी जमीन पर ढेर हो गया। वो बंधा हुआ था लेकिन उठकर खड़ा तो हो सकता था, उसके पांव तो नहीं बंधे हुए थे। वो उठकर खड़ा हुआ, करीब गया, रोहन का जो चाकू नीचे पड़ा था उसने पीछे से वो चाकू को उठाया और अपने हाथों पे बांधे हुए उस रस्से को काट डाला। जब तक वो रस्से से काट रहा था देखा सांप कहीं गायब हो चुका है। उन दोनों को डस के वो सांप जा चुका है। वो चलता हुआ सीधा अपने कमरे में गया, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं था, ये शक उस पर नहीं जा सकता था। लेकिन जब सुबह उठा तो पता लगा खबर हर जगह फैल चुकी थी, किसी सांप ने स्टेशन मास्टर और विजय को डस लिया था। ऐसी जगहों पे इस तरह के मामला होते रहते थे, सांप वगैरह होते थे जो डस लेते थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं, सिर्फ सैफ ही जानता था। उधर सैफ बेचैन था रात होने के लिए। जैसे कैसे उसने नौकरी की और जैसे रात हुई 12 बजे वो सीधा उसके घर पहुंच गया। वो बनी संवरी रोज ही एक नई तरह की साड़ी पहनती, सफेद होती, उसके अंदर डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता लेकिन काली धारियां होती। लेकिन आज उसकी खुशबू जो उसको पहले भी दीवाना करती थी आज भी उसको दीवाना कर रही थी। वो उससे लिपटना चाहता था, वो उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन आज वो उससे बोली, सैफ वक्त आ गया है। कैसा वक्त? उसने कहा, क्या तुम मुझे हासिल करना चाहते हो? उसने कहा हां। उसने कहा, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक ऐसी कुर्बानी देनी पड़ेगी जिससे तुम बहुत अमीर तो हो जाओगे लेकिन मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और अगर तुम वो काम ना कर सके मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या काम करना होगा? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब जज्बाती हो चुका था, जनूनी हो चुका था, तो वो बोली, कल पूर्णमासी की रात है और पूर्णमासी की रात को एक बात याद रखना, नाग देवता अपने चाहने वालों को दर्शन देते हैं। कल की रात जिंदगी की बहुत अहम रात होगी। ये रात हर 50 साल बाद आती है। इस पूर्णमासी की रात को नाग देवता ना सिर्फ अपने चाहने वालों को दर्शन देते हैं बल्कि शीश नाग भी वहां माथा टेकने के लिए आएगा। और जब वो माथा टेकने के लिए आएगा तो वही एक लम्हा होगा कि उस लम्हे में जो तुम्हें बताया जाएगा अगर वो तुमने कर लिया तो याद रखना तुम मुझे पालोगे, वरना मैं हमेशा तुमसे दूर हो जाऊंगी, तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकोगे। अब वो उसके इतने करीब आ चुका था, वो उसकी खुशबू को सूंघ चुका था, वो उसके हाथों का लमस, वो उसके हाथ जो इतने हसीनो जमील जब उसके बालों में फेरती, जब उसके गालों पे अपने हाथ रखती तो वो दीवाना सा हो जाता। वो उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर चुकी थी और खुद भी उसकी आशिक हो चुकी थी। तभी उसने कहा, मैं तैयार हूं। तो वो बोली, ठीक है, तो फिर कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। वो उससे बहुत सारे सवाल करना चाह रहा था लेकिन वो बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे पास कई सवाल हैं जो तुम पूछना चाहते हो, लेकिन अभी कोई सवाल का जवाब नहीं। हां, ये वादा करती हूं तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस कल की रात। अगली रात वो उसको लेने के लिए पहुंच गई।
वो उसको लेके कौन से रास्तों से गुजरती रही वो नहीं जानता था। वो तो उसके लम्स में उससे बेचैन था, उससे मिलने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उससे शादी करने के लिए, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए इतना दीवाना था। वो तो अब मरने के लिए भी तैयार हो गया था कि वो उसको लेकर एक मंदिर के सामने पहुंच गई। वो मंदिर कहाँ पे था, किस जगह पे था, उसने पहले नहीं देखा था, वो इस जगह का रहने वाला ही नहीं था। तो वो बोली, अभी कुछ ही देर बाद एक शीश नाग आएगा। वो शीश नाग जब पहुंचेगा तो यहां पे कई सांप भी और आ जाएंगे। वो शीश नाग वो है जिसके पास एक मणि है, एक ऐसा पत्थर जो अपने मुंह से निकालेगा और वही पत्थर उसकी ताकत है। वो पत्थर निकालकर नाग देवता को सजदा करेगा और उसके कदमों में रख देगा, और वो जहां नाग देवता को माथा टेकेगा वो नागमणि वहीं रख देगा। और वही एक लम्हा होगा जब वो माथा टेक रहा होगा तो तुम्हारे पास एक ये काला कपड़ा सा होगा, खास किस्म का ये कपड़ा है। ये काला कपड़ा तुम उसके ऊपर रख दोगे। जैसे ही वो काला कपड़ा उस नागमणि के ऊपर रखोगे तो रोशनी उसकी बंद हो जाएगी, उस पत्थर से निकलने वाली शुआएं बंद हो जाएगी, वो शीश नाग अंधा हो जाएगा। और बस वो नागमणि लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। वो नागमणि हम बेच के इतने अमीर हो जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास दुनिया जहान की हर चीज होगी, फिर तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर पाऊंगा? वो बोली, हां तुम ये कर सकते हो, और सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, अगर ये चांस तुमने मिस कर दिया तुम फिर मुझे कभी पा नहीं सकोगे। और दूसरा, फिर ये 50 साल बाद ये मौका आएगा, तब पता नहीं हम जिंदा हों या ना हों। उसने कहा, नहीं 50 नहीं, सॉरी 500 साल बाद ये मौका आएगा। उसने कहा, नहीं मुझे तुम्हें हर सूरत में पाना है, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। तो उसने कहा, बस फिर एक बात जहन में रखो, मैं तुम्हें ये एक पत्थर दे रही हूं, इस पत्थर को अपने मुंह में दबाकर साइड पर रख लेना। इस पत्थर को जैसे ही तुम अपने मुंह में दबाकर रख लोगे तो कोई भी तुम्हें इनमें से देख नहीं सकेगा, और तुम आसानी से चलते हुए उस शीश नाग तक पहुंच जाओगे। वो उसके साथ कुछ देर वहीं मौजूद रहा। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा सांप ही सांप जमा होने शुरू हो गए हैं, सांप ही सांप जमा होने शुरू हो गए। हर तरफ काले स्याह नाग ही नाग थे, सांप ही सांप थे। वो परेशान हो गया कि उसको महसूस हुआ उसके पाँव के नीचे भी सांप हैं, और वो सांपों को देख के डर गया। तो वो उससे बोली, डरना नहीं है, ये पत्थर जो तुम्हें दिया है इसको मुंह में डालो। उसने फौरन वो पत्थर मुंह में रख लिया और कहा, बस अब तुम महफूज हो, और हाँ ये एक चाकू अपनी हिफाजत के लिए रख लो। किसी लम्हे भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल करना, घबराना मत। और मैं तुम्हें जो कुछ कहती रहूं उस पर अमल करते रहना, मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी। उसने चाकू जेब में रखा और कहा, बस शीश नाग आता ही होगा। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि एक तरफ ऐसे रोशनी फैल रही है, एक बहुत बड़ा सांप था जो सफेद कलर का था, काफी मोटा और काफी लंबा था, और उसके ऊपर सफेद धारियां लगी हुई थी। शायद उससे मिलता जुलता सांप वो कई दफा देख चुका था। और इस सांप की खास बात यह थी, ये सफेद तो था लेकिन इसके ऊपर काले निशान बहुत ज्यादा थे। उसकी सफेदी कम थी, काले निशान बहुत ज्यादा थे उसके ऊपर, उसमें से रोशनी निकल रही थी, सफेद रोशनी। वो सांप चलता हुआ, बहुत बड़ा सांप जहां जहां से गुजर रहा था, काले नाग उसके लिए रास्ता बना रहे थे, और उन रास्तों के बीच में से गुजरता गुजरता उस मंदिर के अंदर चला गया। तभी उसने उसे कहा, जाओ टाइम हो गया। उसने मुड़ के देखा और उससे पूछने के लिए, बात करने के लिए कि अब मैं किस तरह जाऊं, तो देखा पास कोई भी नहीं है। उसने इधर उधर देखा, आवाज दी, नैना नैना, लेकिन नैना कहीं नहीं थी। उसके कानों में आवाज आई, मैं यहीं हूं, अब तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि शीश नाग के आने से पहले मैं साइड पर हो गई हूं, जाओ देर मत करो। उसने कहा, मुझे कैसे जाना होगा? उसने कहा, इन सांपों के बीच में चलते हुए जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो
सांपों के बीच में से इस अंदाज में चल रहा था कि जहां वो कदम रखता सांप उस जगह को छोड़ देते थे, क्योंकि सांप इतने ज्यादा थे। अगर वो जिस अंदाज में चलता हुआ जा रहा था तो उसका पांव सांप के ऊपर ही पड़ता, जो कदम रखता हर कदम सांप के ऊपर होता। लेकिन उसने देखा कि उसके मुंह में जो पत्थर रखवाया गया था उसकी वजह से सांप उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, जैसे रास्ता उन्होंने शीश नाग के लिए छोड़ा था, जो था तो काला और सफेद, लेकिन उसके वजूद से सफेद रोशनी निकल रही थी। वो इसी तरह चलता हुआ, डरता हुआ, कांपता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, वहां पे एक तेज खुशबू फैली हुई है, एक अजीबो गरीब सी तेज खुशबू, दिए जल रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाग देवता का बुद्ध मौजूद है, इंतहाई खूबसूरत, और उस नाग देवता की आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। उसने देखा कि वो सफेद और काली धारों वाला जो सांप था अभी उस नाग देवता से दूर बैठा हुआ था, कि उसके कानों में आवाज आई, अभी नहीं, अभी ये रूप बदलेगा। और जैसे ही ये रूप बदलेगा, रूप बदलने से पहले नागमणि निकाल के नाग देवता के कदमों में रखेगा और उसके बाद रूप बदलेगा। जैसे ही रूप बदलेगा तुम इस नागमणि को उठा लेना, ये अंधा हो जाएगा, इसकी ताकत नागमणि में है। जैसे ही अंधा हो जाएगा फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। और थोड़ी ही देर के बाद वो शीश नाग चलता हुआ आगे गया। उसने मुंह के अंदर से एक नागमणि, एक पत्थर सा निकाला और उसके बाद वह एक हसीनो जमील इंसान में बदल गया। उस सांप ने इस तरह खड़ा होना शुरू हो गया, वो सांप जैसे वो बड़ा सा मोटा सा सांप सीधा खड़ा होता गया, उसी वक्त वो एक इंसान का रूप धारता गया। लेकिन इंसान के रूप धारने से पहले उसने वो नागमणि निकाल ली थी। जैसे ही वो एक इंसान के रूप में आया तो उसने अपने हाथ नाग देवता के आगे बांधे हुए थे और वो नागमणि उसके हाथ में था। उसने वो नागमणि उठा के नाग देवता के कदमों में रखा और हाथ जोड़े कहा, आप अपने चाहने वालों को दर्शन देते हैं। आज पूर्णमासी की रात है और आपके चाहने वाले बाहर भी और मैं भी आपके दर्शन को आए हैं। और तभी उसने अपना माथा नीचे टेक दिया और उसके कानों में आवाज आई, फौरन उठा लो। उसने अपनी जेब से वो कपड़ा निकालने के लिए जैसे ही कपड़ा निकाला तो चाकू भी उसके हाथ में आ गया। उसने चाकू एक हाथ में पकड़ा और कपड़ा वो जाके सीधा काला सा एक खास सा कपड़ा था जिसके अंदर हल्की हल्की चमक सी थी, जैसे सांप के चेहरे पे एक चमक होती है वैसी उस पर चमक सी थी। उसने कपड़ा जैसे ही उस नागमणि पे रखा और उसको उठाया तो उस माथा टेकते जो अब इंसान का रूप बन चुका था शीशनाग, उसने चीखना शुरू कर दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कौन है यहां पे, कौन है? बाकी नाग सारे बाहर मौजूद थे और उस कमरे में सिर्फ वो शीशनाग जो इंसान के रूप में था, जो अब अंधा हो चुका था, यह हाथ में वो कपड़े में पकड़ा हुआ नागमणि लिए सैफ खड़ा था कि उसके कानों में आवाज आई, ये फौरन नागमणि अपनी जेब में डालो और इस चाकू से इसकी गर्दन काट दो। वो एकदम से हड़बड़ाया कि यह बात तो नहीं हुई थी और वो डर गया कि मैं किसी को मारूं क्यों, ये तो बेशक सांप है या इंसान है, जो भी है, मैं किसी को कत्ल क्यों करूं। तो वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसके कानों में आवाज आई, देर मत करो, ये ज्यादा देर अंधा नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद इसकी रोशनी वापस लौट आएगी और उसके बाद ये तुम्हें भी कत्ल कर देगा और मुझे भी कत्ल कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों जिंदा रहें, हमेशा एक साथ रहें, और तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे चाहते हो और मुझे हासिल करना चाहते हो कि हम हमेशा मियां बीवी बन के साथ रहें, तो यही चंद लम्हे हैं तुम्हारे पास फैसला करने के। या तो इसको मार डालो या फिर थोड़ी ही देर के बाद इसकी आंखें वापस आ जाएंगी और ये तुम्हें मार देगा। और सिर्फ तुम्हें नहीं मारेगा, इसको यह भी पता लग जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा है, ये मुझे भी मार देगा, हम दोनों मारे जाएंगे। अब उसको जैसे ही एहसास हुआ एक तो मैं भी मारा जाऊंगा, ऊपर से मेरा प्यार भी मारा जाएगा। और वो उससे कह रही थी, क्या तुम मुझे नहीं चाहते, तुम तो दावेदार थे मुझसे मोहब्बत के। और बस उसी वक्त उसने कहा, नहीं, मुझे अपने प्यार को पाना है। उसने चाकू अपने हाथ में पकड़ा और सीधा उस आंखों पे हाथ रखे मचलते हुए शीशनाग जो इंसान के रूप में था, जो पटक रहा था अपने आप को, उसकी आंखें चली गई थी,
वो छुरी इतनी तेज थी, उसने उस चाकू से उसके गले को जूं ही काटा, उसका गला कटता गया और देखते ही देखते उस पूरे फर्श पे खून ही खून फैल गया। और उसने देखा जैसे ही उसकी गर्दन कटी वो फिर से एक सांप के रूप में आ गया और थोड़ी ही देर के बाद पूरा फर्श खून से भरा हुआ था और एक बहुत ताजा सफेद, जिसके ऊपर काली धारियां थीं, काले निशान थी, एक मोटा ताजा सांप मरा पड़ा था। उसी वक्त उसको महसूस हुआ जैसे उसको एक चक्कर सा आया है और वो जमीन पर गिर सा गया। जब उसकी आंख खुली तो अपने उसी क्वार्टर पर मौजूद था। उसकी आंख खुली तो उसको महसूस हुआ कि ये मैं कहां हूं, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है, ये कैसा ख्वाब था, बहुत अजीबो गरीब। उसको वो सब याद आने लगा, लेकिन उसको याद आया वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। उसको अपने हाथ पे खून भी लगा हुआ महसूस हुआ, जो उसने उसकी गर्दन काटते हुए उसका हाथ पे खून लग गया था। वो एकदम से उठ के बैठा, तभी उसने देखा कि साथ एक खत रखा हुआ है। उसने उस खत को उठा के पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था, सैफ, मैं अधूरी बात को मुकम्मल कर दूं। वो मैं ही थी नैना जिसने तुम्हें हर जगह पे ना सिर्फ बताया, बस से बचाया, तुम्हारे वालिद का तुम्हें पहले बताया, और वो दोनों को पकड़वाने वाली भी मैं थी। रोहन और विजय जो गिरफ्तार हुए थे, रोहन और विजय को भी मैंने ही गिरफ्तार करवाया था, लेकिन जब वो छूट के आ गए, तुम्हें मारने लगे थे, उनको भी मैंने ही मारा था। मैं कौन हूं? मैं एक नागिन हूं। तुम्हारे सामने इंसान के रूप में क्यों आई? क्योंकि इसी शीशनाग ने मेरे बाप को मार के, मेरा बाप शीशनाग था, मेरा बाप बादशाह था, उसने, इसी जालिम ने मेरे बाप को मार के तख्त अपने सर पे ले लिया था। और मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी, मलका बनना चाहती थी, क्योंकि बाप की मौत के बाद असूलन मुझे मलका बनना था, लेकिन इसने चक्करबाजी से मेरे बाप को मार के खुद बादशाह बन गया था। अब मुझे इसे खत्म करना था और ताकतवर बनना था। उसके लिए मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो चांद की एक खास तारीखों में पैदा हुआ हो और उसकी कुछ खास निशानियां थीं। उस इंसान को ढूंढते ढूंढते मैं भटकती रही, कहां कहां उसको ढूंढती रही, कि एक दिन तुम्हें देखा। जब सामने देखा तो पता चल गया ये वही है जो चांद की उन खास तारीखों को पैदा हुआ है। और जब तुम्हें मैंने देख लिया तो इतना भी मुझे पता चल गया कि तुम तो मरने जा रहे थे, उस बस में बैठने जा रहे थे जिसका हादसा होने वाला था, और मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारे जरिए ही मैंने अपना काम करना था कि मैंने तुम्हें आवाज की सूरत में रोक लिया। तुम फिर भी जाने के लिए बजिद थे, तो मैंने तुम्हें अपने जादू से बेहोश कर दिया, और तब जब होश में आए तो तुम बच चुके थे। फिर मैं एक लड़की का रूप धार के तुम्हारे सामने आई, और कांटा जान के मेरे पांव में था, तुमने निकाला, और वहां पे तुम्हारा मेरा तारुफ हुआ, और मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में बताया, और बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करती गई। लेकिन एक बात बताऊं, सच ये है, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। नाग और इंसान का प्यार नहीं हो सकता, नागिन और नाग का ही प्यार होता है। लेकिन ये सच ये है, मुझे तुमसे हकीकत में प्यार हो गया है। मैंने तुमसे अधूरा झूठ बोला, ये नहीं कहा था तुम्हें उसको कत्ल करना है, लेकिन अगर तुम उसको ना करते तो वो तुम्हें भी मार देता, मुझे भी मार देता, और कोई हल नहीं था। और अगर मैं तुम्हें पहले बता देती शायद तुम ये कत्ल ना कर सकते, लेकिन तुमने कत्ल नहीं किया, तुमने इंसाफ किया है। एक ऐसे शैतान को मारा है जिसने हमारी सल्तनत के अंदर तबाही मचा रखी थी, और उसके लिए एक ऐसे शख्स को ही चुना गया था जो एक खास चांद की रातों में पैदा हुआ हो, और वो तुम थे। तुम्हें कई जगहों पे मैंने बचाया है, इसलिए कि तुम ही इस काम को सरअंजाम देने वाले थे। और वो शीशनाग अपनी धुन में इस तरह मस्त था कि उसने तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। उसको लगा कि अब वो ताकतवर हो गया है, तुम कभी भी, कोई भी उसको नहीं मार सकता, लेकिन होनी होकर रहती है। बस आज इतना कहूंगी, मैं मलका बन चुकी हूं। उस नागमणि जो तुमने हासिल करके मेरे हवाले की है, उसकी वजह से ना सिर्फ मैं मलका बन गई हूं, बल्कि मैं तुमसे सारी जिंदगी मिलती रहूंगी। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और हां,
तुम्हें कहा था ना मैंने, तुम अमीर बन जाओगे। इस तकिए के नीचे इतना कुछ रखा है कि तुम्हें अब सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं होगी, तुम अमीर तरीन होगे। और उसने तकिए के नीचे देखा तो वाकई इतने जवाहरात, सोना हीरे जवाहरात थे कि उसको सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं थी। और उस खत में आखिरी यही लिखा हुआ था, अब यहां से दूर चले जाओ, अपनी पसंद की जिंदगी गुजारो, लेकिन तुम जहां भी होगे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। उसने जाके उन जेवरात को बेच दिया और वो वाकई इतना अमीर हो गया कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। लेकिन उसने वहीं उसी गांव में जाके अपना घर बनाया, जहां पे बाप रहता था वहां भी घर लिया, कई जगहों पे उसने अपने घर लिए। उसके पास बेइंतहा दौलत थी। लेकिन जब जिंदगी के आखिरी दिन आए और उसको पता चल गया, उसने कहा क्योंकि अब मैं मरने वाला हूं, उसने अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी दौलत बांट दी थी। ऐसे इदारों को, ऐसे गरीबों को, ऐसी जगहों को, ऐसे आश्रम को, जितनी भी जगह थी उसने अपनी सारी दौलत बांट दी थी। और जब उसने अपनी दौलत बांटी तो तब उसने बताया कि वो मुझसे मिलने के लिए आती रही है। नैना ने अपना वादा पूरा किया था, वो मुझसे मिलने भी आती रही। अब शायद मेरा वक्त आ गया है, मैं इस दुनिया से जाने लगा हूं, मैंने अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया है। लेकिन मरने से पहले मैं नैना के बारे में बताना चाहता हूं, वो बहुत हसीन है। इसलिए अपनी पूरी कहानी लिख कर जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद सबको पता लग जाए कि मैं नैना से कितना प्यार करता था और उसने भी वादा निभाया, वो मुझसे मिलने के लिए आती रही और हम एक दूसरे से प्यार करते रहे। वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी उस गांव के अंदर लोग ना सिर्फ उस कहानी को याद करते हैं, उस नागिन और उस सैफ के प्यार को, कि जो मरने के बाद गरीबों में बांट तो गया था, लेकिन उस राज को भी अफशा कर गया था, जो बहुत ही भयानक राज था, एक नागिन के प्यार का राज। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।